Hello students, today we are going to start our new chapter of science and that is sound, and this is video number first. So in this chapter we are going to study about sound and its property. But before going to our topics, we should have overview about this chapter, what we are going to study in this chapter. So first we will study about the sound, then we will study that how sound is produced, what are the reason behind it, and then we will study that how human beings also produce different kinds of sound. Then we will understand that sound is also always produced by any vibrating object, and it also requires some sort of medium so that it can propagate from one place to another place. And then we will study how our human ears help us to hear different sort of sounds. Okay. Then we will study about the property of sound, which are amplitude, time period, and frequency. It is one of the important topic of this chapter. So whenever this topic discuss, then you have to pay attention on the in this topic, especially. Now then we'll study about the loudness and pitch, and then we will study about the audible and inaudible sound. That means some sound type of sounds are audible, which we can hear, and some sort of sounds are such kind of sound which are all around us but we can't hear them. Okay, our ears are not capable of to hear them. Then we will study about the difference between the noise and the music, and at last we will study that noise pollution, what is noise pollution and what are the measures we should take to reduce it. So all these topics are going to be discussed in same video or maybe in next video. So let's start. Sound. Sound is a form of energy which produces a sensation of hearing in our ears. कि अगर हम बात करें साउंड की कि साउंड है क्या बेसिकली, तो साउंड क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी कि एक तरह की ऊर्जा है जो हमारे कानों को सुनने की सेंसेशन देता है, यानी कि हमारे जो जिसको हम कानों की मदद से सुन पाते हैं। ठीक है, यानी साउंड एक एनर्जी है, ठीक है, जो कि हमारे कानों में एक सेंसेशन पैदा करती है और हमारे कान जो है उस चीज़ को सुन पाते हैं। अब साउंड को समझने से पहले हमें वाइब्रेशन का पता होना चाहिए कि वाइब्रेशन क्या चीज़ है। तो देखिएगा, पीरियडिक बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एनी रिजिड और इलास्टिक मीडियम इज नोन एज वाइब्रेशन। तो देखिएगा, कोई भी आपका मीडियम हो, मीडियम इन द सेंस सॉलिड, लिक्विड, या फिर आपका कोई गैसियस स्टेट, ठीक है, किसी भी मैटर का कोई भी स्टेट जो इलास्टिक मीडियम हो, यानी कि जो लचीला हो, ठीक है, जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं आगे पीछे मूव हो सकते हों। तो इस तरह से किसी भी मीडियम के अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स होते हैं, जब वो आगे पीछे मूव होते हैं तो उस मूवमेंट की वजह से एक वाइब्रेशन पैदा होती है, यानी कि एक कंपन पैदा होता है, यानी कि किसी भी चीज़ के आगे पीछे घूमने से या आगे पीछे होने से कंपन पैदा होती है। तो ये जो कंपन है यही एक्चुअल में वो चीज़ है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो वाइब्रेशन को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बिना वाइब्रेशन को समझे आप इस टॉपिक को नहीं समझ सकोगे। तो अपन कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे और इसके अलावा कुछ लाइव वीडियोस भी देखेंगे, जिसके अनुसार आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि एक्चुअल में वाइब्रेशन किस तरीके से काम करता है और किसी मीडियम को किस तरीके से प्रभावित करता है और कैसे वो मीडियम प्रभावित होकर के जो साउंड को आगे ट्रांसफ़र करता है। तो अभी क्या कह रहा है कि दिस मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो देखिएगा, किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का आगे पीछे मूव करना क्या कहलाता है, ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। तो यानी कि वो जो मोशन है उसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, और इस तरीके से जो प्रक्रिया होती है उसे वाइब्रेशन कहते हैं। तो देखिएगा, आप देख सकते हैं साउंड वेव है जो कि आपके वेव के रूप में, यानी कि लहरों के रूप में आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो अब बात आती है कि भैया साउंड प्रोड्यूस होता कैसे है। तो बात करें तो देखिएगा, ये एक डिजिटल डायग्राम है जिसकी मदद से हम समझ पाते हैं कि किस तरीके से जो साउंड है अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी वाले वो ट्रैवल
करते हैं। तो इसको हम बाद में ज़्यादा डिटेल में समझ पाएंगे, अभी आपको मैं जैसा जैसा बताता जा रहा हूँ आप वो देखते जाएं, ठीक है। तो साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि साउंड जो होता है वो वाइब्रेशन यानी कंपन की वजह से पैदा होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, कि जब कभी कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो वाइब्रेट होगा यानी उसमें कंपन आएगा, तो इट टेंड टू मूव एडजेसेंट पार्टिकल ऑफ द मीडियम। तो वो जहाँ पे भी रखा है उस आसपास के माहौल की जो चीज़ें हैं, ठीक है, अब चाहे हवा में रखी हुई चीज़ हो, पानी में रखी हुई हो या फिर कहीं और रखी हुई है, तो वहाँ पे जहाँ पे भी वो रखा हुआ होगा वो उस मीडियम के पार्टिकल्स को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। यानी कि उन वहाँ के आसपास के माहौल के पार्टिकल्स को प्रभावित करेगा, कंपित करेगा, विच क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द मीडियम इन फॉर्म ऑफ वेव। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आसपास का जो इलाके में मौजूद जो पार्टिकल्स होती हैं उनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, और वो डिस्टर्बेंस वेव के रूप में यानी कि इस तरीके से आपको दिखाई पड़ती है। वैसे दिखाई नहीं देती लेकिन ऐसे बनती है। When this wave reaches to ear, we hear sound। तो जब यही डिस्टरबेंस, यही वेव जब हमारे कानों तक पहुंचता है तो हमें आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। अब बात कर रहा है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे हारमोनियम हो गया, सितार हो गया, तबला हो गया, फ्लूट हो गया, ये सभी वाइब्रेट करती हैं जब हम इनमें से एयर को गुजारते हैं या हम इनको पीटते हैं या फिर इनको हम दबाते हैं। तो क्या होता है कि इनके अंदर मौजूद कुछ ना कुछ ऐसा खास पार्ट होगा जो वाइब्रेट होता है, और उस वाइब्रेशन की वजह से ही आसपास की जो हवा में मौजूद जो हवा के पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं, और वो वाइब्रेशन एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल होते हुए हमारे कान के पर्दों तक पहुंचती है, और हम उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साउंड को सुन पाते हैं, ठीक। अब साउंड प्रोडक्शन होता कैसे इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको मारा जा रहा है, तो देखो ये स्लो मोशन में रिकॉर्डेड है, तो आपको दिख रहा होगा कि कितनी तरीके से बैंड हो रहा है, और इसके आसपास जो चीज़ें रखी हुई थी वो कितनी ज़बरदस्त ढंग से वाइब्रेट हुई हैं। तो हवा के कणों के साथ भी यही होता है, ठीक है। ऐसे गिटार जब बजाते हैं तो गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं वाइब्रेट होती हैं और साउंड प्रोड्यूस करती हैं। देखिए आपका स्पीकर है, तो स्पीकर भी क्या करता है, आसपास की हवा को वाइब्रेट कर देता है, ठीक, जिससे कि वो साउंड जो है हवा में ट्रेवल करता हुआ हमारे कानों तक पहुंचता है। ऐसे ही हम बात करें ढोल की, तो जब ड्रम की, तो इसको पीटते हैं तो जो इसकी जो चद्दर होती है ये वाइब्रेट होती है, और वाइब्रेट होने की वजह से आसपास की हवा भी वाइब्रेट हो जाती है, और वो हवा जो है वाइब्रेटेड हवा जो है वो हमारे कानों तक, यानी कि जो वाइब्रेशन है वो अलग अलग पार्टिकल से होती हुई हमारे कानों तक पहुंचती है और हमें वो साउंड सुनाई देता है। सेम जैसे हम देखें गिटार वगैरह की बात करें, तो हम जब स्ट्रिंग को खींच करके छोड़ते हैं तो उनमें कंपन यानी कि वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, और यही वाइब्रेशन हमें वायलिन के रूप में या फिर सितार के साउंड के रूप में सुनाई देता है। तो आई होप आपको काफ़ी हद तक ये बात क्लियर हो गई होगी कि जब भी कभी वाइब्रेशन होगा किसी भी ऑब्जेक्ट में, यानी कि जब भी कभी कंपन होगा किसी भी वस्तु के अंदर, अब वो चाहे ढोल हो, सितार हो या फिर कोई साधारण लकड़ी का टुकड़ा हो या कुछ भी हो, अगर उसमें कंपन हो रहा है तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। अब इंसान कैसे साउंड को प्रोड्यूस करता है, भाई मैं भी तो इस टाइम बोल रहा हूँ ना, आपको सुनाई दे रहा है ना, तो ये मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप तक कैसे पहुँच पा रही है, इस बारे में हम देखते हैं। तो इन ह्यूमन बीइंग्स साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स विच इज ऑल्सो नोन एज लैरिंक्स। इट इज सिचुएटेड इन द थ्रोट जस्ट अबव विंड पाइप। तो देखिएगा यहाँ पे बात हो रही है ह्यूमंस की, तो ह्यूमन की बात की जाए, ह्यूमन क्या, वैसे हम इंसान दूसरे जानवरों से अलग ही एक्चुअल में हम इसकी वजह से हैं, लैरिंक्स की वजह से। गला सबके पास है, ठीक, लेकिन लैरिंक्स जैसा हमारा बना हुआ है वैसा किसी का भी नहीं है। और पूरी क्या कह सकते हैं आप, जानवरों की जो है, जीव जंतुओं की जो प्रजातियां हैं उसमें हम ही एकमात्र ऐसे जीव हैं जो आपस में इतने अच्छे से अलग अलग तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल कर करके और दुनिया भर की भाषाओं का इस्तेमाल करके बात कर पाते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे गले के अंदर एक वॉइस बॉक्स है जिसे हम लैरिंक्स कहते हैं। तो गले का एक हिस्सा जो जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है हम उसे लैरिंक्स कहते हैं। इट इज़ सिचुएटेड इन द
थ्रोट जस्ट अबाउ विंड पाइप, कि एक्चुअल में हमारी जो श्वास नली होती है यानी कि जहाँ से सांस हमारे फेफड़ों में जाती है उससे ठीक ऊपर होता है गले में ये। ठीक, तो अगर आप इसको डायग्राम के हिसाब से देखें तो देखिएगा ये हमारे नाक, मुंह और ये जो हवा है जब हम खींचेंगे वो यहाँ से होती हुई अंदर जाएगी। तो ये आपका विंड पाइप है नीचे की ओर। तो विंड पाइप से जस्ट ऊपर है आपका वोकल कॉर्ड। ठीक है, वोकल कॉर्ड कह लीजिए, लैरिंक्स कह लीजिए। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो अगर आप इसको यानी कि अगर आप मुंह से एक पाइप डालें, कैमरा डालें और इस तरफ जाएं तो मुंह के अंदर से देखा जाने पर आपको देखो ये आपका जो लैरिंक्स है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये देखो ये दो पट्टियाँ सी दिखाई दे रही होंगी। तो ये क्या है, खास तरह की मेम्ब्रेन होती है यानी कि एक तरह की यानी मांसपेशी की परत होती है, लेयर होती है और इसके बीच में कट होता है एक, ठीक है, स्लिट होता है जो कि हवा को अंदर और बाहर जाने देता है। तो जब हम हमारी जो मेम्ब्रेन्स हैं झिल्लियों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं और साउंड को बाहर प्रोड्यूस करते हैं तब क्या होता है, इनमें कंपन शुरू होता है। कंपन शुरू होने की वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जो लैरिंक्स है उसका ये वर्टिकल डायग्राम है। तो ये आप देख सकते हैं ये दो हिस्से हैं, जो ये जो हिस्सा है एक्चुअल में वोकल कॉर्ड कहलाता है। ठीक है, और इसके नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो ट्रकिया यानी कि विंड पाइप की ओर विंड पाइप है। ठीक है, तो ये जो झिल्लियां हैं ये दो पतली झिल्लियां होती हैं और इस स्लिट ये मदद करते हैं हमें बोलने में। ठीक है, अगर ये ना हो तो हम बोल नहीं सकते। तो देखिए जब हवा पास होती है तो स्लिट खुल जाती है और ये जो है दोनों साइड में किनारे में जो आपकी झिल्लियां हैं ये वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, हम साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। लेकिन नॉर्मल केसेस में ये बंद रहता है, जब हम यानी कि हवा को प्रेशराइज करके नहीं छोड़ते हैं तब ये बंद रहता है और तब उस टाइम साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द लैरिंक्स। तो देखिएगा या फिर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि दो मेम्ब्रेन्स यानी कि दो झिल्लियां होती हैं मांसपेशी से बनी हुई, वो लैरिंक्स के दोनों तरफ खींच करके बंधी हुई होती हैं। देयर इज अ नैरो स्लिट बिटवीन बोथ द वोकल कॉर्ड। और दोनों ही वोकल कॉर्ड या फिर आप यूँ कह सकते हैं दोनों ही मेम्ब्रेन के बीच में एक पतली सी स्लिट होती है जो कि हवा के प्रेशर से खुल जाती है और जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। अब इंसान किस तरीके से साउंड को प्रोड्यूस करता है, तो देखिएगा आप ये कह रहा है व्हेन लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट एंड प्रोड्यूसेस साउंड। तो होता क्या है कि जब हमें बोलना होता है तो फेफड़ों से आने वाली जो साउंड जो हवा होती है उसको हम हमारे वोकल कॉर्ड से गुजारते हैं, फोर्सफुली गुजारते हैं, जिससे कि जो वोकल कॉर्ड होता है वो वाइब्रेट करता है हमारे हिसाब से। ठीक, और वाइब्रेट होगा तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा और इस तरीके से हम इंसान जो है साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखिएगा ये जो लड़की है इसने क्या किया है, एक दो बैलून के पीस या रबड़ के पीस लिए हैं। ठीक, उनको आपस में चिपका रखा है यानी कि बिल्कुल मजबूती से पकड़ा रखा है और अब बीच में से हवा पास करेगी। तो जैसे ही वो हवा पास करेगी ये जो रबर का पीस है साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये आप घर पे भी करके देख सकते हो। तो कुछ इसी तरीके से हमारा जो गले के अंदर जो वोकल कॉर्ड है लैरिंक्स जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। अभी कह रहा है मसल अटैच टू वोकल कॉर्ड लूजन एंड टाइटन द मेम्ब्रेन टू प्रोड्यूस वेरियस टाइप ऑफ साउंड एज पर ह्यूमन रिक्वायरमेंट। तो देखिएगा हम हमारे मुंह से अलग अलग तरह की आवाज़ निकाल पाते हैं, वो एक्चुअल में वोकल कॉर्ड की मदद से निकाल पाते हैं। लेकिन उसके लिए भी क्या होता है, खास तरह के मसल्स होते हैं जो वोकल कॉर्ड में मौजूद जो हमारे मेम्ब्रेन्स होती हैं यानी जो झिल्लियां हैं उसको लूज करने या फिर टाइट करने में मदद करती है, यानी कि वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करती हैं। ठीक है, तो ढीला छोड़ करके जब साउंड प्रोड्यूस किया जाता है तो अलग तरह की साउंड निकलती है। टाइट कर लिया जाता है मेम्ब्रेन्स को तब जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो अलग तरह का प्रोड्यूस होता है। तो हम हमारे वोकल कॉर्ड को लूज करके या टाइट करके अलग अलग तरह की साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये डिपेंड करता है हमारी आवश्यकता के ऊपर कि हम किस तरह का साउंड प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो देखिएगा ये एक्चुअल आपका वोकल कॉर्ड है, यानी मुंह के अंदर से अगर कैमरा डाल करके देखा जाए आपके वोकल कॉर्ड में तो ये आपका गले का अंदर का हिस्सा है और ये दो चीज़ें ये जो है आपका ये वोकल कॉर्ड है। ठीक है, ये स्लिट है, ये मेम्ब्रेन है। अगर ये ना हो तो हम साउंड प्रोड्यूस ना कर पाए यानी कि बात ना कर पाए।
तो मेरे ख्याल से अंदर से भी आपको बहुत अच्छे से क्लियरली दिख गया होगा, है ना। तो देखिए वीडियोस में पढ़ने का ये मज़ा है कि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किताब में नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वीडियोस में देख सकते हैं। तो एडवांटेज भी है, लेकिन एक नुकसान ये है कि आप क्वेश्चन पुट अप नहीं कर सकते हो। लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हो यूट्यूब में, लेकिन आप लोग ऐसा करते नहीं है। मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता, आप लोग पढ़ते नहीं है या फिर मन नहीं करता या फिर कुछ ज़्यादा ही समझ में आ गया, है ना। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप मुझे यूट्यूब पर मैसेज कर करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू, मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूंगा उसका, ठीक है। और हाँ, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, ठीक है, अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो। नाउ प्रोपगेशन ऑफ साउंड, तो देखिएगा अब हमें ये तो पता लग गया कि भैया साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, और प्रोड्यूस होने के लिए उसको वाइब्रेशन की ज़रूरत होती है। यानी कि यदि कोई कंपन होगा कहीं पे तो साउंड प्रोड्यूस होगा, यानी कि आवाज़ प्रोड्यूस होगी, और आवाज़ प्रोड्यूस होगी तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो अब हम यही पढ़ेंगे कि एक्चुअल में मेरे मुंह में होने वाला वाइब्रेशन या मेरे गले में होने वाला जो वाइब्रेशन है वो आपके कानों तक कैसे पहुंचता है, ठीक है। तो साउंड प्रोपागेशन किस तरीके से होता है, यानी कि जो साउंड है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच पाता है। नाउ वी नो दैट साउंड प्रोपागेट इन फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। क्या हमको पता ही है कि जो साउंड होता है वो वाइब्रेशन की वजह से पैदा होता है। मैकेनिज्म ऑफ साउंड प्रोडक्शन, और हम मैकेनिज्म समझते हैं साउंड प्रोडक्शन का कैसे है, यानी कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो देखिएगा बहुत सिंपल सा है। व्हेन एनीथिंग वाइब्रेट्स, कि जब कभी कोई भी चीज़ वाइब्रेट होती है यानी कि कंपित होती है, इट ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू पार्टिकल ऑफ मीडियम विच फर्दर ट्रांसफर दिस एनर्जी टू पार्टिकल्स विच आर इन फ्रंट ऑफ देम। तो होता क्या है, जब कभी कोई ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट होता है तो वो अपने आसपास के माहौल में, जिस भी माहौल में होता है उस माहौल के आस में मौजूद जितने भी पार्टिकल्स होता है उसमें अपनी एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र कर देता है। और ये जो पार्टिकल्स हैं यानी कि जो कण हैं जो कि उसके मीडियम के रूप में चारों ओर मौजूद हैं, वो अपने से आगे वाले कणों को, पार्टिकल्स को क्या कर देते हैं, वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो उनसे आगे वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी कि यूँ मान के चलिएगा कि जो एनर्जी है वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से, जो आपका मीडियम है, यानी जैसे अब मीडियम फिलहाल हवा होगी, है ना, तो हवा के जो पार्टिकल्स हैं उनमें ये एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी उन पार्टिकल से आगे वाले पार्टिकल्स में जाएगी, आगे वाले पार्टिकल से उनसे आगे वाली पार्टिकल्स में जाएगी, उनसे आगे वाले पार्टिकल से उनसे और आगे वाले पार्टिकल्स तक जाएगी। यानी कि जहाँ तक ये साउंड जा सकता है वो इस तरीके से वाइब्रेट होता हुआ वेव के रूप में एक जगह से दूसरी जगह पहुँचता चला जाएगा। Which are in front of them, and thus the energy in the form of vibration reaches to our ear and we hear the sound। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, और इस तरीके से जो वाइब्रेशन है एक कण से दूसरे कण तक, दूसरे कण से तीसरे, तीसरे से चौथे, और इस तरीके से बहुत सारे सैकड़ों हजारों कणों से होता हुआ हमारे कानों तक पहुंचता है, और हमें जो आवाज़ है वो सुनाई देती है। One thing which we understand from above explanation is that sound require particle to transfer। अब देखो हमने जो भी पढ़ा उससे हमें ये बात तो समझ में आया कि साउंड जो है वाइब्रेशन है, एक तरह की एनर्जी है, और वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र होती है, ठीक। यानी कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पार्टिकल्स चाहिए, बिना पार्टिकल्स के तो ये आगे ट्रांसफ़र हो ही नहीं पाएगा, जा ही नहीं पाएगा। दैट मीन्स those things which consist particle without medium it cannot propagate। यानी कि ये बात क्लियर हो गई कि ऐसी जो भी चीज़ें हैं जिनमें मीडियम नहीं है, यानी कि पार्टिकल्स नहीं है, वहाँ पर साउंड प्रोपागेट नहीं करेगी। यानी कि कोई भी चीज़ जहाँ पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो देखिएगा सॉलिड पार्टिकल से बने होते हैं, लिक्विड पार्टिकल से बने होते हैं, ऐसे ही आपके गैशियस जो आपके मैटर होते हैं, यानी कि मैटर जो हमारे होते हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं। और मैटर तीन तरह के हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, और गैशियस हो सकते हैं। यानी कि जो हमारे किसी भी तरह का अगर पदार्थ है तो अलग अलग छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होगा। और ये जो पदार्थ हो सकते हैं वो ठोस हो सकते हैं, यानी कठोर हो सकते हैं,
लिक्विड तरल हो सकता है, गैस हो सकता है, यानी कि गैस तो आप समझते ही होंगे, है ना। तो इन तीन अवस्थाओं में ही आपके पदार्थ पाए जा सकते हैं, यानी कि इन तीनों में से किसी भी अवस्था में भी आप, यानी कि आपका साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसको पार्टिकल्स मिलेंगे साउंड को आगे प्रोपागेट करने के लिए, और वो साउंड प्रोड्यूस कर पाएगा। लेकिन आपका साउंड प्रोड्यूस करने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ पे पार्टिकल्स हैं ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे में साउंड जो है बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होगा। देयरफॉर साउंड प्रोपागेट थ्रू एनी मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये रीज़न है कि साउंड जब भी प्रोपागेट होगा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो हमेशा सॉलिड, लिक्विड या गैस की मदद से ही जा पाएगा। तो देखिएगा, ऐसी भी अवस्था होती है जहाँ पे किसी भी तरह का कोई, क्या कहते हैं, पार्टिकल्स नहीं होते। तो इस तरह का जो जगह होती है उसे हम वैक्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात, वैक्यूम कहते हैं। तो वैक्यूम में अगर आप बम भी फोड़ दोगे तो आपके कान के बगल में रख करके, तो आपको साउंड सुनाई नहीं देगा, ठीक। क्योंकि वो बम जो है फटेगा जरूर, लेकिन उसका जो साउंड है आगे ट्रांसफर होने के लिए उसको क्या नहीं मिलेगा, कोई पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे। तो जब वो पार्टिकल्स होंगे ही नहीं तो साउंड आप तक पहुंचेगा भी नहीं, ठीक। तो आपको, आपके कान के जस्ट बगल में बम फटेगा लेकिन आपको पता तक नहीं लगेगा, ठीक है। तो किसी न किसी मीडियम का होना ज़रूरी है साउंड को एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए। तो इसमें भी मैं आपको बता दूं, सबसे बढ़िया ढंग से जो साउंड है वो प्रोपागेट करता है सॉलिड के अंदर, मीडियम ढंग से करता है लिक्विड में, और गैस में प्रोपागेट करता है लेकिन सबसे कम दूरी पे करता है। यानी कि जो माध्यम हमारा आपस में बात करने का है वो है मुंह के थ्रू और कान के थ्रू हम सुनते हैं, ठीक। तो जब मैं मुंह से कोई बात बोलता हूँ तो मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो मेरा साउंड एनर्जी है वो एक्चुअल में हवा के जो कण हैं वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के आपके कानों तक पहुँच रही है। तो हम सबसे ज़्यादा इसी मीडियम का इस्तेमाल करते हैं साउंड को सुनने का। लेकिन मज़े की बात यह है कि अगर आप जो बात मेरी अभी यहाँ से बैठ कर के आप सुन रहे हैं, आप एक 10, 15, 20 मीटर दूर जा कर के सुनेंगे तो आपको ये आवाज़ इतनी क्लियर नहीं सुनाई देगी। 100, 200 मीटर चले जाओगे तो सुनाई ही नहीं देगी। दैट मीन्स साउंड जो है हवा के माध्यम से जब प्रोपोगेट करता है तो एक निश्चित गति, यानी कि निश्चित दूरी तक ही प्रॉपर ढंग से जा पाता है। उसके बाद ये वीक, इसके जो वाइब्रेशंस हैं वो, या फिर एनर्जी का जो लेवल है वो वीक होता चला जाता है और हम साउंड को सुन नहीं पाते। नॉट की बात क्या है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड कैन नॉट बी पॉसिबल इन वैक्यूम। तो जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि वैक्यूम, वैक्यूम वो जगह या वो अवस्था जहाँ पे किसी भी तरह का मीडियम नहीं होता या जिस किसी भी तरह के पार्टिकल्स नहीं होते, वहाँ पे साउंड कभी भी प्रोपोगेट नहीं होती है। तो वैक्यूम क्या है? वैक्यूम इज ए स्पेस विच डज नॉट हैव एनी मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस और पार्टिकल इन इट। तो वैक्यूम कुछ और नहीं है, एक ऐसा खाली स्पेस है जहाँ पे कोई मैटर नहीं होता, ना सॉलिड, ना लिक्विड, ना गैस, और ना ही किसी तरह का पार्टिकल्स वहाँ मौजूद होता है, यानी कि कुछ भी नहीं होता, शून्य होता है वहाँ पे, ठीक। तो ऐसी जगह पर साउंड कभी भी क्या नहीं होगा, प्रोपोगेट नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल्स ही नहीं है। तो पार्टिकल्स नहीं होंगे तो जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगी, ठीक। तो देखिएगा, हम देखते हैं कि अब ये दो बच्चे हैं, वो उन्होंने दो प्लास्टिक के ग्लासेस ले रखे हैं, उनको एक पतले तार से जोड़ रखा है, वो एक दूसरे से बात करते हैं तो इस बंदे की बात इसको सुनाई दे जाती है, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा तार भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो अब साउंड है वो यहाँ से इस तार से होता हुआ इसके कान तक पहुँचेगा। तो ये एक्चुअल में जो साउंड का प्रोपोगेशन है वो सॉलिड मटेरियल से हुआ है, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसे ही हम ड्रम बजाते हैं तो जो वाइब्रेशन होता है मेम्ब्रेन का, यानी जो आपका झिल्ली है ड्रम की, या इस पे वाइब्रेशन शुरू होता है। वाइब्रेशन जो है हवा से ट्रांसफ़र होकर के हमारे कानों तक जाता है, यानी हवा के माध्यम से हुआ। तो ये साउंड प्रोपोगेशन हुआ एयर के थ्रू। ऐसे ही अगर आप पानी की एक टंकी भर लें, उसके अंदर घंटी बजाएं और कान को पानी में डुबो के रखें। आप डुबो के रखने का मतलब ये नहीं कि पूरा ही पानी के अंदर कूद जाओ। जस्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक बार इधर चले, यानी कि कान इस तरीके से लगाएं कि कान के अंदर पानी ना भरे, लेकिन
आपका जो कान है पूरी तरीके से पानी से कवर होना चाहिए। तो आप जैसे ही घंटी पानी के अंदर बजाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से और बहुत क्लियरली जो ये घंटी की आवाज़ है वो सुनाई देगी। तो अब ये जो साउंड प्रोपागेट हुआ, ये हुआ आपके लिक्विड के माध्यम से, यानी कि तरल अवस्था यानी पानी के माध्यम से, ठीक है। तो यानी कि साउंड जो है या तो सॉलिड मटेरियल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, या फिर किसी ना किसी गैशियस मीडियम से यानी हवा के माध्यम से जाएगा, या फिर लिक्विड यानी कि किसी तरल अवस्था यानी कि तरल जो मैटर है, पदार्थ है, उसके माध्यम से, यानी जैसे पानी जैसी चीज़ों के माध्यम से जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे भी एक एग्जांपल है। अब ये बंदा जो है वो ठोक रहा है, बेंच टेबल के ऊपर से रखा हुआ है, कान लगा रखे हैं और उंगली से जो है टेबल को कूट रहा है। तो ऐसे में ये जो साउंड है वो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के इसके कानों तक जा रहा है, और ये भी सॉलिड मटेरियल से होने वाला प्रोपागेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरीके से आपकी जो साउंड है यानी कि आवाज़ है, ध्वनि है, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी न किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो एग्ज़ाम में कोई एक्टिविटी पूछे तो इनमें से कोई सी भी एक एक्टिविटी आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। नाउ वी नो दैट साउंड प्रोपागेट इन फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। कि अब देखो हमको क्लियरली पता लग चुका है कि जो साउंड है वो वाइब्रेशन के रूप में यानी कि कंपन के रूप में एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो अब मैकेनिज्म ऑफ साउंड प्रोडक्शन की बात करें तो देखिए क्या कह रहा है कि व्हेन एनीथिंग वाइब्रेट, कि जब कभी कोई चीज़ वाइब्रेट होती है, इट ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू पार्टिकल ऑफ मीडियम, फर्दर transfer this energy to particles which are in front of them, and thus the energy in the form of vibration reaches to our ear and we hear the sound। तो हालांकि हमने ये पहले भी पढ़ लिया था, लेकिन मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि, और इसमें ये बता रहे हैं कि मैकेनिज्म यानी कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। तो ये चीज़ जस्ट पहले वाले स्लाइड में ही हमने पढ़ी है, ठीक है, इससे पहले वाली स्लाइड में, है ना। तो उसमें हमने बताया था कि जब कभी कोई चीज़ जो है वाइब्रेट होती है, तो वाइब्रेट होती है तो कंपन आता है। तो देखिएगा अब जैसे कि ये वाइब्रेट हो रहा है, ये कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके वाइब्रेट होने से क्या होता है कि आसपास ये हवा है मान लीजिए, तो हवा के जो पार्टिकल्स हैं वो उनको धक्का लगता है, तो उनको धक्का लगता है तो वो आगे वाले को धक्का मार कर पीछे आ जाते हैं, तो आगे वाला उसके आगे वाले को धक्का मार करके पीछे आ जाता है वापस। तो यानी कि आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे इस तरीके से मूवमेंट चालू रहती है, और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वाइब्रेशन जो है वो इस जगह से चालू होकर के दूर दूर तक पहुंचता चला जाता है। अब इसी चीज़ को हम ग्राफ के रूप में जब दिखाते हैं तो इस तरीके से वेव के रूप में दिखाते हैं। तो दो पीक जो होते हैं उनके बीच की दूरी जो होती है वो वेवलेंथ कहलाती है, ठीक है। और ये जो सिंगल लाइन है, देखो ये सीधी जा रही, जो पी नाम से लाइन जा रही है, इसे हम मीन कहते हैं, मीन पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। तो आवाज़ जितनी ज़्यादा उसकी साउंड ज़्यादा तेज होगी, उसका एम्पलीट्यूड यानी कि ये जो मैक्सिमम ऊंचाई जो कवर कर रहा है या ये जो गहराई कवर कर रहा है, इसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा साउंड उतना तेज होगा, और ये जो लहर सी हो रही जा रही होती है इन्हें हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी आवाज़ तीखी होगी, जितनी कम होगी उतनी भोंटी आवाज़ होगी, यानी मोटी आवाज़ होगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सब चीज़ें, ठीक है। तो वन थिंग विच वी अंडरस्टैंड अबाउट एक्सप्लेनेशन इज दैट साउंड रिक्वायर पार्टिकल टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो हमें अब पता लग चुका है, साफ साफ पता लग चुका है कि जो साउंड है उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है, और ये एक्चुअल में कुछ और नहीं है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, ठीक है। दैट मीन्स दोज थिंग्स विच कंसिस्ट पार्टिकल विदाउट मीडियम इट कैनॉट प्रोपागेट। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि ऐसा कोई भी वस्तु जिसके अंदर मीडियम ना हो, यानी कि जिसके अंदर पार्टिकल्स ना हो, वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। देयरफॉर साउंड प्रोपागेट थ्रू एनी मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये रीज़न है कि साउंड जब भी प्रोड्यूस होगा तो या तो किसी सॉलिड के माध्यम से होगा, लिक्विड के माध्यम से होगा, या गैस के माध्यम से होगा। तो हालांकि हमने ये चीज़ पहले पढ़ ली थी, लेकिन मैंने फिर दोबारा से इसको एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि मैं आपको ग्राफ की मदद से
समझा सकूं कि किस तरीके से कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट उसके आगे पीछे होने की वजह से वो आसपास के मौजूद जो पार्टिकल्स हैं उनको धक्का देता है, आसपास के जो पार्टिकल्स हैं उनके आसपास के पार्टिकल्स को धक्का देते हैं और वो अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके से लगातार आगे पीछे मूवमेंट चलती रहती है और जो एनर्जी है वो एक कण से दूसरे कण, दूसरे कण से तीसरे कण, तीसरे कण से चौथे कण में ट्रांसफर होती जाती है और जो साउंड है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड कैन नॉट बी पॉसिबल इन वैक्यूम। और अब हमें क्लियर हो चुका है कि बिना मीडियम के साउंड जो है आगे प्रोपागेट नहीं की जा सकती, यानी कि वैक्यूम में साउंड को प्रोपागेट नहीं किया जा सकता, यानी कि वैक्यूम होगा तो साउंड आगे ट्रांसफर नहीं होगा। सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड आवर टॉपिक टुडे, and if there is any query or questions you can ask me through comment box.